बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का समय अब खत्म होने में मुश्किल से 48 घंटे के भी कम का समय बचा हुआ है। लेकिन महागठबंधन ने अभी तक सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है। एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन नाराजगी और मान मनोबल का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच बिहार चुनाव में इस बार चर्चा के केंद्र बने जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी जो सारे घटनाक्रम है ना, वो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ये बिहार चुनाव के लिए क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन गठबंधन में जो लठभंजन के हालात पैदा हुए हैं वो अब तक दूर होते नहीं दिख रहे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में ही माथापच्ची चल रही है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान करके घर में सब कुछ ठीक ठाक होने का संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी ने तो पहली और दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र राम मांझी और फिर नीतीश खेमे से कहानी में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। नौबत ये आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलना पड़ा। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। इधर जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और कुछ ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जिन पर चिराग दावा कर चुके हैं। यहां तक कि कुछ सीटें तो चिराग को ऑफर भी हो चुकी हैं। ऐसे में इसको लेकर भी टेंशन बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जिन सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों को उतारा है वो सबकी सहमति से ही है, लेकिन नीतीश की चुप्पी और चिराग के दावे बहुत कुछ इशारों में बता रहे हैं। एक चीज उन्होंने पास डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। पार्टी के सर्वमान्य नेता है और इस अलायंस के फेस है। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की बात करें तो वहां की तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। यहां अभी तक सीटों पर मंथन संपन्न नहीं हुआ है। नेताओं ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अड़ी हुई है और तेजस्वी उसे मान नहीं रहे। आरजेडी तो 71 सीटों पर उम्मीदवारों को अपना पार्टी सिंबल थमा चुकी है। लेफ्ट पार्टियां भी पीछे नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति में सीपीआई ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। सीपीआई एमएल अपने लिए बड़ा हिस्सा चाहती है, तो इस बार एनडीए से महागठबंधन में लौटी वीआईपी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में कैसे और कब बात बनेगी, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा करना। यहाँ तक कि बिहार बदलने की बात करने वाली जन स्वराज में भी घमासान है। इधर प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके इस पूरे मामले में एक और सस्पेंस बढ़ा दिया है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन स्वराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। सवाल यह है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है? गठबंधन में इस बार इतनी उलझन और कंफ्यूजन क्यों है? क्या इस बार बिहार चुनाव में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? गठबंधन की जो गांठें हैं वो आखिर कब खुलेंगी? इन गांठों का मौजूदा गठबंधन की जीतने की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? तो ये कई सारे सवाल हैं। वो बिहार चुनाव से पहले ये काफ़ी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश चल रही है, लेकिन आज उन सवालों का कोशिश करें कि सटीक जवाब आपको मिले, क्योंकि हमारे साथ विशेष पैनल है।
जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी साहब हैं, जो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं और इस गठबंधन की राजनीति इनके सामने जन्म ली है, तो इनकी बारीकियों को बखूबी समझते हैं। भाजपा के धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्रा साहब हैं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा हैं। कार्तिकेय बत्रा बता दूं कि ये आंकड़ों में, ज़मीन पर और फिर नतीजों पर, ये तीनों पहलुओं पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हैं, जो मुझे बताया है कि बिहार में पिछले कई हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं ताकि वहाँ के वोटरों के नब्ज को समझा सके, और संजीव कौशिक साहब है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में केसी त्यागी साहब आपसे करना चाहूँगा। गठबंधन की राजनीति, जैसा कि मैंने कहा कि जब से आपने राजनीति शुरू की है, आपके सामने ही राजनीति पनपी और अभी इस स्तर तक पहुंची। खींचतान होती है गठबंधन में, लोग ऐसे मान मनोबल करते हैं, लेकिन इस बार बिहार में जो कुछ देखने को मिला, और ख़ास तौर से एनडीए की ही बात करें तो सीटों के फैसले के बावजूद सार्वजनिक तौर पर इस तरह से असंतोष जताना और अपने ही गठबंधन साथियों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना, ये सारी चीज़ें अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, ठीक आपने कहा। असल में अब से 50-52 साल पहले जब मैंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, पॉलिटिक्स में मैंने प्रवेश किया था, तो वो गैर कांग्रेसवाद का दौर था। और अब तो राजनीतिक अस्पृश्यता हो गई है। उस समय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सब कांग्रेस विरोधी खेमे के हिस्से थे और कांग्रेस को पराजित करना उस समय आसान नहीं हुआ करता था। लिहाजा इतनी प्रतिस्पर्धा और मारकाट नहीं होती थी। मुझको याद है कि सब मिलकर के कई बार कई अवसरों पर एक एक उम्मीदवार भी खड़ा करते थे, हालांकि राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग थी। फिर जब से सत्ता के खेल शुरू हुए हैं, चाहे वो जनता पार्टी बनी, चाहे फिर बाद में जनता दल बना, कांग्रेस तो थी ही सत्ता के खेल में पहले से, और अब जब सरकारें में हिस्सेदारी होने लगी है तो उम्मीदवारों की इच्छाएं, अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, जब मैं पहली बार एमपी बना तो सिटिंग एमपी होते हुए मेरे खिलाफ भी लोग टिकट मांग रहे थे। तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो मेरे साथी राजनीति में है पैनल में, वो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़े हैं, उनको अनुभव होगा कि किसी भी पार्टी के लिए टिकट का वितरण कोई आसान चीज नहीं है। ये तो गठबंधन है, दोनों ही गठबंधन है, मैं एक के लिए नहीं कहना चाहता। एक पार्टी के अंदर भी एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं, और वो स्वाभाविक इसलिए है लक्ष्मण जी कि 5 साल तक हम मेहनत करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, हम कई अवसरों पर पुलिस से, शासन के कोप भोजन के भी शिकार होते हैं, कोप भाजन के भी। लिहाजा जब टिकट का वक्त आता है तो हमसे ज्यादा अच्छे मेहनती आदमी को टिकट मिले तो कष्ट नहीं होता है, लेकिन उन अवसरों पर तकलीफ भी होती है, पीड़ा भी होती है और विरोध भी होता है जब नए लोग, नए जो प्लेयर्स हैं वो कूद जाते हैं। और ये बीमारी अब लगभग सभी पार्टियों में हो गई है। सीपीआई एमएल को मैं छोड़ देता हूं, जहां उनके प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलता है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, उसमें 24 घंटे पहले, और चाहे आरजेडी हो, इस मामले में कमोबेश सब जगह कमियां खामियां हैं। जहां तक आपने मेरे गठबंधन की बात कही है, हमारे यहाँ जो विवाद हैं वो ऐसे नहीं है कि जो गला काट प्रतियोगिता का हिस्सा हो। नंबर 1, नेतृत्व के सवाल पर हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का स्थापित नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर है, पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार में उसी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं हमारे गठबंधन का। और चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी जनता दल के ही हिस्से रहे हैं। हमारा तीनों का डीएनए भी एक है, कभी हम एक ही साथ थे, बीच बीच में अलग होते रहे, अलग पार्टियां बनती रही। भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन है वो अटल अडवाणी एरा का है, जब नीतीश कुमार, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ये एनडीए बना था। तो आज जो परिस्थितियां हैं उसमें टिकट के वितरण को लेकर के जो दिखता है उस तरह का नहीं है। हमारी भी आज 57 लोगों की लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 2-3 सीटें जो आपके मुताबिक कंट्रोवर्शियल है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। वहां पर पहले से ही हमारे सिटिंग एमएलएज हैं नंबर 1।
नंबर 2, ये लिस्ट या बीजेपी की लिस्ट, ये दोनों लिस्ट बाकायदा सर्वसम्मति के आधार पर ही ये प्रचारित और प्रसारित की गई है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को नाराज और निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एक दिक्कत बड़ी हो गई है। जब से ये पदयात्रा हुई है तो राहुल जी को थोड़ा समर्थन ज्यादा मिला, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इच्छा, जो गलत भी नहीं है, उनकी बड़ा प्लेयर बनने की है और वो ये मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, राजनीतिक विश्लेषण जो आपके बैठे हैं विश्लेषक वो भी मुझसे शायद एग्री करेंगे कि आरजेडी की सैचुरेशन स्टेज हो चुकी है, ना वो इससे कम होगी ना ज्यादा होगी, एक स्टेज होती है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, चीनी डालते डालते एक स्टेज ऐसी आ जाती है, वो घुलना बंद हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी बने, इसलिए वो लालू जी के सुपुत्र के नेतृत्व को भी इसलिए स्वीकार नहीं कर रही है कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है आरजेडी भी। तो वहां ये वैचारिक दिक्कत हो सकती है, नेतृत्व का सवाल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का विवाद फिलहाल लक्ष्मण जी नहीं है। इस पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी हैं, काफ़ी समझदार और तार्किक प्रवक्ता हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछ लूँ फिर उनके पास जाना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि वैसी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। 2 उदाहरण मैं रखूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखूँगा। 2 उदाहरण जो तथ्य हैं, जीताराम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी जायज़ है और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया वो दुखी हैं, हम उनके दुख में साथ हैं। मैं आपसे सीधा सवाल कि नीतीश कुमार वाकई नाराज हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी के नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आरजेडी की जुर्म जाति के खिलाफ सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, हम भी लालू जी की पार्टी कभी एक हुआ करते थे जनता दल, लेकिन समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जब निर्माण हुए हैं, हम सड़कों पर भी आरजेडी से लड़े हैं। कांग्रेस भी लड़ी है एक स्टेज पे आरजेडी के जुर्म जातियों के खिलाफ। तो ऐसे निष्ठावान जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके टिकट पर जब बाहर होता है तो उन कार्यकर्ताओं का व्यथित होना, दुखित होना स्वाभाविक है, और कार्यकर्ता दुखी और व्यथित होंगे तो नेता की भी परेशानी बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे संयत नेता ने अभी तक ना कोई टिप्पणी की है, और यूं भी वो अपने इन जज्बातों को सार्वजनिक तौर से प्रदर्शित ना करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं करी है, इस वजह से ये सवाल और ज़्यादा उठने लगे। इस पर मैं आगे आपके पास आऊँगा केसी त्यागी साहब, लेकिन धनंजय गिरी साहब भी जुड़ चुके। धनंजय साहब के पास आऊँ उससे पहले एक मिश्रा जी आपके पास। नीरज जी, जो बातें केसी त्यागी जी ने कहा, बहुत ही तजुर्बेकार राजनेता भी हैं, क्या वाकई अब गठबंधन में आरजेडी की हालत वैसे ही हो गई है जैसे चीनी जो है पानी में घुलना बंद कर देता है कि लिमिट के बाद सैचुरेशन हो गया है, और यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है और वोट अधिकार यात्रा के बाद कि थोड़े से अपनी भूमिका को बढ़ाएं, और यही वजह है कि अभी तक सीटों के बंटवारों का ऐलान नहीं हुआ है? लक्ष्मण जी, मैं त्यागी जी की बहुत इज्जत करता हूं और उनका जो लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसका मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि कांग्रेस मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, मैं उसको दूसरे तरीके से कह दूं कि जब हम जैसे जो राजनीति के छात्र हैं वो राजनीति में आए तो ये समझा कि राजनीति तो कास्टलेस और क्लासलेस होने के बाद ही की जा सकती है, तो हमको उसको इस तरीके से सामने रखना चाहिए। जहां तक बात रही अभी की कांग्रेस क्या सोचती है, तो मुझे लगता है जिस थ्रेशोल्ड लिमिट या सैचुरेशन पॉइंट की बात हो रही है उसको देखने का एक नजरिया है। क्योंकि आप देखिए ना, हमने इस चुनाव की बेला पर ये जो सारी चीजें सामने रखी वो क्या थी कि बिहार के अंदर आज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, बिहार के अंदर एक गुंडा राज है, क्योंकि 2005 में जिस तरीके के अपराध को आप लोगों ने जंगल राज का नाम दिया था, आज उससे लगभग 303% अपराध के मामले बकौल स्टेट एनसीआरबी के आंकड़े और साथ ही राष्ट्रीय एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 303% का उछाल है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखिए किस तरीके का है। लगभग 50,000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी नेट वर्थ जो है लगभग 70,887 करोड़ है, उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गायब है। आप सोचिए, एक सरकार ऐसी चल रही है कि वो कहती है कि हमने काम किया, लेकिन जब उसका हिसाब देना है तो उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने ये सारी बातें जब जनता के सामने रखी
तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमें एक मजबूत ऑल्टरनेटिव दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने जो बात 2024 के लोकसभा चुनाव में कही थी कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेंगे और आपको आपके घर पर रोजगार देने की कोशिश करेंगे, ये बात हमारे गठबंधन ने बिहार की जनता के सामने रखी और उसे बिहार की जनता ने खुले हाथों से एक्सेप्ट किया। और देखिए ना, हमारे यहाँ तो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपने अगर राहुल जी की वोटर अधिकार यात्रा में कोई भी मंच देखा हो, आपको उस पर दिखेगा कि सबसे पहले हमारे वीआईपी के साथी बोलते थे, फिर हमारे सीपीआई एमएल के साथी बोलते थे, फिर आरजेडी के साथी और आखिरी में कांग्रेस के साथी। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी खींचतान होती तो हमने जो पहली एक्सरसाइज की एज गठबंधन पब्लिक के बीच में जाने में, तो इस तरीके का खिंचाव आपको वहां दिखता, तो वो खिंचाव वहीं नहीं था। आज जो स्थिति है, क्योंकि ये बात सच है कि हमने क्योंकि शुरुआत से अपने सर्वेस कराए, अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर यह कहा कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, हम मजबूती से उस सीट के लिए आपकी बात को गठबंधन के मंच पर रखेंगे। जब हम उस बात को गठबंधन के मंच पर रख रहे हैं, तो क्योंकि एक नया समीकरण है, हमारे पास एक नया घटक पार्टनर है, उस पार्टनर ने भी क्योंकि पूरे 5 साल मेहनत की है, उसकी भी इच्छा है कि उसे कुछ सीटें ज्यादा मिले, ऐसी ही हमारी इच्छा है। तो सिर्फ वो जो 1-2 सीट का अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो हो सकता है आने वाले 1-8 घंटे में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और लेकिन नीरज मिश्रा जी, मेरा सवाल उसी पे है कि अब मुश्किल से 48 घंटे बचे हैं, अभी तक सीट का ऐलान नहीं किया जाना एक कार्यकर्ताओं के भीतर असमंजस स्थिति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर उल्टा असर नहीं डालेगा क्या? लक्ष्मण जी, वैसे तो देखिए ना, ईमानदारी की बात यह है कि हमारे ज्यादातर जो उम्मीदवार होने वाले वो अभी एक एक कर नामांकन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गठबंधन धर्म हमें पालन करना है, वो जो 2-3 सीटों का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसको अगले 1-8 घंटे में अभी फाइनलाइज करके उस लिस्ट को औपचारिक कर दिया जाएगा। आज हमारे कई ऐसे उम्मीदवारों ने नामांकन करना शुरू भी कर दिया है और कल तो ऑलमोस्ट सभी लोग नामांकन कर देंगे। और हमारे यहाँ स्थिति स्पष्ट है। देखिए ना, जीतता हुआ गठबंधन है, हर पार्टी चाहती है कि उसमें उसका स्टेक बड़ा हो, तो इसीलिए वो थोड़ा सा हम लोगों को कोऑर्डिनेशन में 1-8 सीट पर ये दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। कि हमारा स्टेक ज्यादा बड़ा हो, कांग्रेस भी चाहती है, जो त्यागी साहब कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा के बाद जो जन समर्थन मिला उससे उत्साहित होकर के कांग्रेस भी चाहती है कि अब पहले की तरह हमें मत आके हमारी भागीदारी को बढ़ाइए। लक्ष्मण जी, बात तो सच है कि अगर हम सेल्फिश होकर सोचें तो सच में हम ज्यादा सीट चाहते हैं, लेकिन हम इस गठबंधन की राजनीति को और उस धर्म को समझते हैं कि पूरे देश के अंदर एक व्यापक जो इंडिया गठबंधन है, उसको आगे लेकर चलने के लिए हमें अगर एक कदम पीछे होके गठबंधन को आगे करना होगा, हम उसके लिए तैयार भी हैं। और यही वजह है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में अभी गठबंधन की बातें हो रही हैं और लिस्ट कुछ ही देर में बाहर आ भी जाएगी। धनंजय गिरी साहब, अभी तक के माहौल को देख करके आप लोगों ने महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा कर लिया, अच्छी बात रही, वहाँ पे एक माइलेज आपको मिला, लेकिन उसके बाद जो खींचतान मची हुई है, आपको लगता है कि ये असर डालेगा? चूंकि आमतौर पे एनडीए में ये माना जाता है कि अनुशासन कुछ हद तक रहता है, कोई खुलकर सामने नाराजगी जाहिर नहीं करता है, कोई आपस में बातें होती है, फिर सब कुछ मनमुटाव दूर कर लिया जाता है। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, हमारे यहाँ पांचों दल, जैसा कि आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा, कि नेतृत्व के प्रति आस्थावान है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति एनडीए गठबंधन नीति, नियत और नेता और नीतियां पहले से तय है। उसी के अनुसार सारे दल अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है और पांचों दल एक मजबूत मुट्ठी की तरह चुनाव मैदान में आ चुके हैं और हमें जानते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में जब से प्रादुर्भाव हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी की बातें समाप्त हो गई हैं। आप देख रहे होंगे प्रो इनकम्बेंसी का एक दौर शुरू हुआ है। पिछले 20 साल से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में हम पहले भी थे जब सरकार में नहीं थे। और आप जो कह रहे थे लिस्ट बाहर आ जाएगी, लिस्ट बाहर आए, विपक्ष की हाथ धराए। बिहार की सत्ता से गए हुए कांग्रेस को 35 साल हुए और आरजेडी को गए हुए 20 साल हुए। कुछ समय के लिए बीच में लोग सरकार में आए थे
लेकिन जो अभी देखिए, आप तेजस्वी जी गए थे दिल्ली, अभी साहनी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, अब ये मन रोग है कि मनी रोग है पता नहीं। अब तेजस्वी जी गए दिल्ली, लालू जी, उन्होंने पूछा राहुल जी ने कि भाई किस लिए आए थे, उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जो जमीन ली है लोगों की उसी के केस में आए थे। राहुल जी ने कहा कि जमीन तो मेरे भी ले रखी है, उसका क्या किया जाए, राजनीतिक जमीन तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी की ही है। ये कांग्रेस के ही दल की जगह पे, कांग्रेस की ही जमीन पे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को क्षय करके अपनी जय की है। और कांग्रेस को जो थोड़ा बहुत हक देना चाहिए, जो कांग्रेस को मिलना चाहिए, कांग्रेस जो मांग करे कि हमें हमारा जमीन हमारी बटाई लौटाओ, नहीं तो कुछ तो शेयर सम्मानजनक दो। कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक स्थिति नहीं देने के लिए तैयार है क्षेत्रीय दल, क्योंकि कांग्रेस के क्षय में अपनी जय मानते हैं। अगर कांग्रेस को वापस उनकी जमीन मिल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ आप देखिएगा, सारे कुछ पहले से तय है, नेता नीतीश कुमार होंगे 2000, हमारे सारे दलों के जिला प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष हर जिले में बैठक कर करके, और पांचों दलों के एक साथ समवेत स्वर में पिछले 6 महीने से बैठकें चल रही हैं, 2025, 225 और फिर से नीतीश। क्योंकि जो विकास की गंगा पिछले 20 सालों में बिहार में बही है, वो ललटेन के अंधेरे से जो हम लोग बिहार को निकाल के लाए हैं, जिसमें 118 नरसंहार 15 साल के लालू राबड़ी के काल में, 5695 अपहरण और दुष्कर्मों की संख्या गिनना मुश्किल हो गया, जब अपहरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया था। और दूसरे भी खराब बात यह है, तो अपहरण की डील मुख्यमंत्री निवास में होती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लालू राबड़ी के भाई कह रहे हैं, साधु जी, सुभाष जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में से बैठ के। तो ये बिहार की जनता से आपको जोड़ना चाहते हैं बात कर नहीं, जब तक आपने मुझे नहीं टोका, मैंने किसी कुछ नहीं बोला। आप अभी रोकेंगे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ जो सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नीरज मिश्रा जी क्या बोलना चाहते सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। नीरज जी। नहीं लक्ष्मण जी, मैं तो बस छोटी सी बात कह रहा था कि इनके यहाँ देखिए ना कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कि इनके यहाँ इनके अलायंस का तो कन्वीनर आज तक नहीं बन पाया, कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हो पाया। ये तो मैं लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ। इतना ही नेतृत्व पे इन लोगों को अगर भरोसा है तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं ना कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुझे लगता है केसी त्यागी साहब भी इस बात की तकसीद करेंगे कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का। मैं इस चीज पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा बाकी लोगों से भी, धनंजय गिरी साहब भी हैं और केसी त्यागी साहब भी हैं, कि इस पे कोई कंफ्यूजन है क्या कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या फिर उनका नाम की घोषणा नहीं हुई है? केसी त्यागी साहब, क्योंकि मैं बार बार ये सुन रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तो नीरज जी को गलतफहमी हुई कि मैंने कांग्रेस पार्टी को सैचुरेटेड पार्टी का, मैं आरजेडी के लिए कह रहा हूं। नहीं सर, और मैं उसको प्रूव करने के लिए तैयार हूं। एक सीमित जन आधार आरजेडी का हो गया है, जिसके बियॉन्ड वो नहीं जाती है। ये पांच चुनाव तो हम ही देख चुके हैं। एक दूसरा, जहां तक हमारे नेतृत्व का सवाल है, मैंने कांग्रेस पार्टी को नहीं कहा सैचुरेटेड पार्टी। मैं मानता हूं वो हार रही है, उसकी संख्या कम हो रही है, लेकिन इट इज ए मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी, ऐसा नहीं है। मैं इसका विद्यार्थी भी हूं पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं ऐसी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक अभी तो आपके यहां भी कोई नेता तय नहीं हुआ है। आप अपने यहां नेता तय करके फिर हमसे पूछे कि आपके यहां क्यों नहीं हो रहा। और आपके यहां इसलिए नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ऐसा मानता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नैया पार नहीं हो सकती। लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी यादव जी एक सर्टेन पॉलिटिकल बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। दे डोंट लुक बियॉन्ड दैट। जहां तक हमारा सवाल है, नीतीश कुमार जी को अटल आडवाणी जी ने बनाया था मुख्यमंत्री का दावेदार। वो तब से लेके अब तक बने हुए मोदी जी के कार्यकाल में भी वो 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। वो गठबंधन के नेता सारी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर कह चुके हैं। और मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल साहब। धनंजय गिरी साहब, इसमें कोई शक सुबह जो कैसे त्यागी साहब ने कहा? देखिए, कांग्रेस फ्यूज है कि कंफ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता के द्वारा तो बहुत पहले से रिफ्यूज है। और हम स्पष्ट, जैसे बड़े भाई साहब केसी त्यागी जी ने कहा, मैंने आपके थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हमारे पांचों दल के जिला प्रमुख, पांचों दलों के प्रमुख के आदेश से एक
संवेद स्वर में हर जिले में कार्यक्रम करके ये घोषणा करते रहे कि 2025, 225 फिर से नीतीश। अब इसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल है, दूसरी तरफ आप देखिए, जब वोट यात्रा में लोग घूम रहे थे तो तेजस्वी जी बेचारे, हालांकि उनके मैं शिक्षा पे कोई कमेंट नहीं करता हूं, स्वभाव का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि बिहार के चुनाव से राहुल जी को मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। अब कैसे बना देंगे वो जाने, लेकिन राहुल जी ने थोड़ी सी भी दया उनके प्रति नहीं दिखाई, गलती से भी नहीं कहा कि चलिए ख्वाबों ख्यालों में ही सही मैं भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कुर्सी दे रहा हूं। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने कहा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जैसे ही हम तेजस्वी की घोषणा करेंगे, उस जंगल राज को याद करके एक बहुत बड़ा वोट जो कहीं गलती से अभी कर देंगे ना। अब नीरज मिश्रा जी साथ में हैं, धनंजय साहब नीरज मिश्रा जी हैं, उनसे पूछ ही लेते हैं, क्योंकि कैसे त्यागी साहब। मैं आपको दावा करता हूं लक्ष्मण जी, मैं दावा करता हूं कि नीरज मिश्रा नहीं बोलेंगे, मैं दावा करता हूं, अभी आपके सामने दावा करता हूं। नीरज मिश्रा जी, पूछ लीजिए। नीरज मिश्रा जी, अब साफ कर दीजिए तस्वीर, फिर बाकी 3 मेहमान काफी देर से इंतजार कर उनके पास जाऊंगा। लक्ष्मण जी, इस पैनल पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि सब संविधान में विश्वास रखते हैं, और संविधान में मुख्यमंत्री चुनने की जो जिम्मेदारी है वो विधायक दल की होती है। ये तो आप सब अग्री करेंगे। लेकिन अब स्थिति देखिए क्या होगी। हमारे गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि विधायक दल में सबसे बड़ी संख्या उनकी होगी। जब पूरा विधायक दल बैठेगा तो जो उसमें सर्वसहमति से नाम आएगा वो आरजेडी के नेता का होगा, तो उस नाम पर सब सहमति बना देंगे। क्योंकि हम तो संविधान में ये बात रखते हैं ना, आज तक कांग्रेस कोई भी ऐसा चुनाव जिसमें वो री-इलेक्शन सीख नहीं कर रही हो, बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ती है। ये कांग्रेस का 148 साल का इतिहास है, जो पिछले 75 साल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमने रखा है। ये बात आपको पैनल पर हर व्यक्ति बता देगा। ठीक है धनंजय गिरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बाकी 3 मेहमान हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। संजय कौशिक साहब, 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड नहीं, 15 सेकंड में बात अपनी पूरी, 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड और दिया। लक्ष्मण जी, मैंने जो आपसे कहा था वो साबित हो गया ना। 1 सेकंड 10 मिनट पहले उनको संविधान में कोई आस्था नहीं थी, वो हमसे नेता का नाम पूछ रहे थे, और हमने जब नेता का नाम बता दिया। देखिए ना, आप तो हर चुनाव में धनंजय जी जाते हैं, आप तो चेहरे के साथ जाते हैं। आपने तो नरेंद्र मोदी का चेहरा 2014 में रखा था ना। आप तो हर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बता कर जाते हैं। तो ये बिहार में ऐसी क्या अनोखी कहानी कि आप नीतीश जी के चेहरे के ऊपर सर्वसहमति क्यों नहीं बना पा रहे? आप कह दीजिए ना कि वही चेहरा है, और उनकी सीटों पर आप अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, जैसा जीतन राम मांझी कह रहे थे, तो ये तो टिफ आप लोगों के बीच में बनेगा ही ना। लक्ष्मण जी, ऐसा कर लक्ष्मण जी, नहीं, लक्ष्मण जी, ये गलत बात है। लक्ष्मण जी, मुझे सुन लीजिए, मैंने मिश्रा जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन वो बीच में कूद के आ गए। मैंने कहा कि 10 मिनट पहले वो हमसे नेता का नाम पूछ रहे थे कि आप बताइए, तब उनको संवैधानिक आस्थाएं नहीं थी उनके पास। और जब हमने गला फाड़ के कहा कि हाँ नीतीश कुमार नेता है, और ये भी कहा कि दावा करता हूं कि वो तेजस्वी का नाम नहीं लेंगे, मैं फिर कहता हूं कि हिम्मत नहीं है कि नीतीश तेजस्वी, लेकिन तब उनको संविधान में आस्था याद आ गई। यानी कि मैंने जो दावा किया था लक्ष्मण जी, वो हर बाहर नुक्ता नफस जेरो जबर के साथ सही साबित हुआ। यही कांग्रेस की हकीकत है, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर नीरज मिश्रा जी आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन संजीव कौशिक साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो खींचतान जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, और अभी आपने देखा हमारे तीनों पार्टी के नेताओं के बीच जो चर्चा के दौरान देखने को मिली, इसका असर जमीन पर कितना पड़ेगा? संजीव कौशिक साहब, आपको लंबा अनुभव है इन सब चीजों का। लक्ष्मण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के वक्त में राजनीति में सिद्धांत वो निरीह शब्द है जो किसी भी पार्टी में उसको जगह नहीं मिलती है, और वो इधर उधर भटकती हुई आत्मा के जैसे दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति क्या किस करवट बैठेगी, आज के वक्त में कोई भी इसके बारे में अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि ये उस क्रिकेट मैच के जैसे है जो न केवल शुरुआती दौर से लेकर के रिजल्ट तक ही आपको मजा देता है, वो रिजल्ट के बाद में भी इसमें अनिश्चितताएं आपको दिखने को मिलेंगी। इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार जो लगातार 20 सालों से विराजमान है, वहां पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिसात बिछाई थी जदयू को खत्म करने के लिए, और अपने आप को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा रही है शुरुआती दौर से ही कि वो हिंदी भाषी बेल्ट में, बिहार में खास करके कई बार कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो हाशिए पे, मुख्यमंत्री का ना होना, उप मुख्यमंत्री पर सिमट जाना, या फिर दोयम दर्जे के पार्टी के जैसे उनके साथ बिहेव करना, तो वो
जो इस बार जो उन्होंने पूरी कोशिश और कवायद की थी कि जदयू को कैसे निपटा देना है और उसको एक तरह से खत्म कर देना है, नीतीश कुमार वो धुरंधर राजनीतिक नेता है जो इन सब चीजों पर बड़ी बारीकी से, हालांकि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि वो अस्वस्थ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज को। वो बड़ी गहराई से इन सारे चीजों को देख रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज जो उन्होंने स्टैंड लिया जिस तरह से, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग कहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक कैसे है? आप मुझे बताइए कि जिस सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग जड़ेंगे, उनके हिस्से में चला गया, जदयू के लोग वहां पे खड़े करने के लिए नीतीश कुमार सिंबल दे देते हैं, चिराग पासवान हाशिए पे खड़े रहते हैं, 101 पर बराबरी का हिस्सा होता है, 6 अलग बात होती है, 29 का आंकड़ा नीचे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सर फुटबॉल है वो साफ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं है और सब अपने अपने हिस्से का खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं और कोई नहीं चाह रहा है कि हम कमतर इसमें अपनी भूमिका निभाएं और कमतर हमें आंकने का प्रयास किया जाए। इस बार नीतीश कुमार निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था, हमें भी ऐसा लग रहा था कि उनको जिस तरह से हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया जाए, आज जिस तरह से उन्होंने तन के खड़ा होकर के जिस तरह का स्टैंड लिया है, निश्चित तौर पर उसकी गूंज दिल्ली दरबार तक सुनाई दी है। हम ये कह रहे हैं कि आज आप बैठ करके यहाँ धनंजय गिरी जो बात कह रहे हैं, सच बात तो ये है कि आप 25 नीतीश आप ये बात कहते रहिए, लेकिन देश के गृह मंत्री ने ये बात कहा था कि अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, जीतेंगे उसके बाद में देखेंगे। तो नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि हमारे साथ इसके बाद में कोई बड़ी खेल न खेल दी जाए, इसलिए वो तटस्थता के साथ, मजबूती के साथ अपने कार्य करते। ऐसा ही होता है। केसी त्यागी जी बड़े अनुभवी हैं, वो हमको लगता है कि राजनीति की पाठशाला है हम लोगों के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक के वक्त में जो इधर उधर डोलती हुई नैया दिखाई दे रही थी, नीतीश कुमार जी ये स्वस्थ होना चाहते हैं कि इसके बाद, इलेक्शन के बाद में भी कहीं कोई खूंटा इधर उधर ना जाए। इसके लिए हमें इस पे मैं केसी त्यागी साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं जरा सज्जन सिंह साहब हमारे साथ हैं, कार्तिक के दोनों लोग, उनसे बातचीत कर लेता हूं, फिर केसी त्यागी सर आपके पास आऊंगा मैं। सज्जन, जिस तरह से खींचतान गठबंधन में मची हुई है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, जिस तरह की दावेदारी है वो कितना जेन्युइन आपको दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल मुझे ये है कि इससे पहले के चुनाव में चिराग पासवान भले ही ना जीत पाए, उनकी पार्टी ना जीत पाई हो, लेकिन जेडीयू को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। अब गठबंधन का हिस्सा बन करके कहा जा रहा है कि भले शामिल हो गए हों, लेकिन चिराग पासवान और जदयू के बीच में जो मनमुटाव है या सीधी बातचीत अभी भी शायद नहीं हो पा रही है, उसका असर जमीन पर भी दिखेगा। ये कंसर्न है क्या? देखिए लक्ष्मण जी, 2020 में अरिथमेटिक और केमिस्ट्री दोनों मापदंड से जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा था। लगभग 6% वोट जो है वो चिराग पासवान के कारण एनडीए के खाते से अलग हो गया था। और जिन सीटों पे चिराग पासवान एलजेपी ने उम्मीदवार उठाया, जिसमें जेडीयू की 112 सीटें शामिल थी, वहां पे औसतन 10 से 11% वोट जो है वो एलजेपी को मिला था। तो इसका मतलब है कि जेडीयू को 2020 में तकरीबन 10 से 11% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात देखिए, वो कुल वोट जो थे वो 24 लाख थे और जेडीयू की जो वोट्स थी वो लगभग 65 लाख थी। अब ये वोट जो था वो सारा का सारा एनडीए के खाते का था। इस बार अगर आप देखिए तो खींचतान तो पार्टियों के अंदर भी मची रहती है, घटक दलों के बीच में हो, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसा कि त्यागी सर ने बताया। लेकिन जमीन पे जो हम देख रहे हैं, जो चिराग पासवान की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कैप्टिव वोट बैंक, वो ट्रांसफर होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमने जमीन पे देखा है अलग अलग हिस्सों में कि जो पासवान दलित समाज के लोग हैं वो वाया चिराग ही सही, उनमें से एक हिस्सा हमेशा नीतीश कुमार और एनडीए के साथ था वेलफेयर स्कीम्स के कारण, जब रामविलास पासवान भी थे, लेकिन बड़ा हिस्सा इस बार वाया चिराग पासवान एनडीए के लिए कमिटेड है। तो केमिस्ट्री भी है और अरिथमेटिक भी है। तो ये मान के चलिए कि हर सीट पे जेडीयू का जो 10% 2020 में कम था स्ट्राइक रेट में, वोट प्रतिशत बता रहा हूं, वो इस बार बढ़ेगा। तो जमीन पे औसतन सीटों पे इसका बहुत असर नहीं होगा। हाँ, रही दूसरी बात, चिराग पासवान के कुछ पार्टी में उनके पदस्थ लोग हैं, कहीं पे अध्यक्ष हैं, कहीं पे मीडिया प्रभारी हैं, जिनको वो रिवॉर्ड करना चाहते हैं और उस कारण से आप देखेंगे कुछ सीटों पे दावेदारी चल रही है। जैसे ब्रह्मपुर आप देख लीजिए, बक्सर में हुलास पांडे को देने का कारण सबको पता है कि अरिथमेटिक के हिसाब से वो सीट बहुत मजबूत नहीं है,
एंड फिर भी उन्होंने दावा किया। तो इसको हमें बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। सवाल यह है कि आपका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस 2020 का चुनाव है। 2020 के तुलना में आप देखें तो हम एक मजबूत नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश का मतलब है कि वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से उनके कोर वोट, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, कमजोर, पिछड़े और महादलित, उसमें हम एक ज्यादा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। और हम एक कमजोर तेजस्वी देख रहे हैं, क्योंकि 2020 में तेजस्वी एक युवा चेहरा, एक नए विकल्प, जो अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बियॉन्ड थोड़ा बहुत अपील कर रहे थे युवाओं में, बेरोजगारी के मुद्दे में। इस बार तो कांग्रेस का जो हाइपर असर्शन रहा, उसमें चिराग तो बिल्कुल, तेजस्वी बिल्कुल गायब हो गए, क्योंकि नैरेटिव तो एसआईआर और वोट चोरी का रहा। ये तो बिहार स्पेसिफिक मुद्दा है ही नहीं, ये तो पूरे देश में कांग्रेस स्थापित करना चाहिए। बिहार में जो नैरेटिव सेटिंग पायलट और ड्राइविंग की सीट पे तेजस्वी को होना चाहिए था, वो पैसेंजर सीट पे बैठ गए। और इस स्थिति में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए, और खास करके हम देख रहे हैं उन महिलाओं में भी जो कि यादव मुस्लिम उस वर्ग से आती है, भले ही वोट कहीं उस स्कीम पे मैं आऊंगा सज्जन जी, मैं हाँ उस स्कीम पे आऊंगा। लेकिन एक जो बात आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कार्तिकेय, आप इसको कैसे रीड कर पा रहे हैं कि जो 2020 को अगर बेस माना जाए और अभी तो गठबंधन में चिराग के आने के बाद वो पूरा वोट ट्रांसलेट होकर जाएगा गठबंधन में, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे करीब 2 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी हैं जहाँ पे चिराग मजबूत थे तो जेडीयू के उम्मीदवार वहां पर आ गए, जेडीयू मजबूत थे तो चिराग के उम्मीदवार वहां पर आ गए। इसमें लक्ष्मण जी देखिए, सिर्फ ये तो सबसे ऑब्वियस एक चीज बदली है 2020 के कंपैरिजन में। 2-4 चीजें और बदली हैं। कुशवाहा जी भी आए हैं, कुशवाहा जी अपना 1.5% वोट लाए हैं। मुकेश सहनी वहां चले गए हैं, वो अपना 1.5% वहां ले जाएंगे। पिछली बार की बनिस्बत कांग्रेस और लेफ्ट थोड़ी सी बेहतर लड़ेगी इस बार। पिछली बार की बनिस्बत महागठबंधन में इस बार जेएमएम भी जुड़ गया है और आईआईपी नाम की एक पार्टी भी जुड़ गई है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप केवल समीकरण के आधार पर वोट जोड़ना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि जेडीयू थोड़ा, ये जो एनडीए है जेडीयू लेड, वो थोड़ा सा हमें आगे दिखता है, लेकिन वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर आप जब एक स्विंग फैक्टर देखते हैं, क्योंकि मैं सज्जन भाई बिहार में स्टेशन है, मैं बिहार अभी 1 हफ्ता पहले होकर आया हूं और मैं फिर जाऊंगा, पर जो 1 हफ्ता पहले की मेरी रीडिंग थी कि एक बहुत बड़ा स्विंग, जो अभी सज्जन भाई ने बोला, इस वजह से आने की उम्मीद है कि ये जो नीतियों की घोषणा की और डिलीवरी हुई है महिलाओं के खाते में पैसा, ये कुछ ऐसा है जो हेमंत सोरेन ने झारखंड में, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ये करके दिखाया है कि अगर डिलीवरी टाइम से पहले, चुनाव के पहले हो जाती है ऐसे ट्रांसफर की, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होती है अपने वोट बैंक की। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे खेमे का वोटर है उसमें भी कुछ महिलाएं टूटकर आपकी तरफ आने का उसमें एक चांस बनता है। तो मुझे लगता है वो जो स्कीम्स हैं, वो जो लाभार्थी योजनाएं हैं, इसमें सिर्फ जीविका दीदी नहीं है, उसमें पेंशन भी है, उसमें 125 यूनिट फ्री बिजली भी है, और उसमें कई तरह के ऐसे डोल्स हैं जिनके बारे में ज्यादा बात की नहीं जा रहे। तो वो एक ऐसा स्विंग फैक्टर था जो मुझे समझ में आ रहा था कि ये नीतीश कुमार जी और एनडीए को फायदा करेगा। और एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले तक तेजस्वी यादव, आरजेडी, महागठबंधन का कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था। मैं तो कहता हूं एसआईआर भी नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। बस जो उनका एक, जैसे कि त्यागी जी ने कहा, उनका जो अपना एक वोट बेस है वो बना हुआ था। लेकिन उस पिछले 1 हफ्ते में एक चीज और हुई है, जो नौकरियों का ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने। तो अब बड़ा सवाल मेरे लिए ये है, अगले 15-20 दिन में, आज से लेकर पहले फेज तक, क्या वो काउंटर नैरेटिव जमीन पर उतार पाते हैं कि हम हर घर एक नौकरी, उसके मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके मैथमेटिक्स में मुझे भी मतलब दिक्कत होती है समझने में ये होगा कैसे। लेकिन पहले भी हमने वादे देखे हैं जिनके में उतने मैथमेटिक्स पे कोई जाते नहीं है, वो तो सिर्फ है कि आप नैरेटिव को किस, हाँ एक बात जोड़ दूं, ये बात मान के चलिए, अगर ये नैरेटिव जमीन पे उतारा जाता है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जेंडर पर एक पोलराइजेशन हो जाए। क्योंकि अगर जीविका दीदी महिलाओं का मुद्दा है तो घर में सरकारी नौकरी पुरुषों का मुद्दा है। तो मुझे लगता है अगले 10-15 दिन बहुत अहम होंगे आरजेडी और महागठबंधन में ये नैरेटिव जमीन पर उतारने में, लेकिन वो उनको साथ में करना पड़ेगा। आज जैसे तेजस्वी जी अपना नामांकन भरने गए और महागठबंधन के नेता साथ में ही नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनको ऐसे फायदा करेगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कि हालांकि इसमें एक चीज ये है कार्तिकेय जी, हाँ
कार्तिकेय जी, इसमें यह भी है कि बिहार में एक चीज है कि सरकारी नौकरी को लेकर लोगों के बीच में इतनी ज्यादा आसक्ति रहती है ना कि वो मिले ना मिले, लेकिन चुनावी वादे में भी अगर आ जाए, उसको आपने सही कहा, सही तरीके से ट्रांसलेट करके जमीन पर ले आया गया, लोगों को बता दिया गया, वो नैरेटिव बन गया, तो वो एक बड़ा फैक्टर निभाएगा। लेकिन दो सवाल हैं। पहला जो बार बार पूछा जा रहा है कि जेडीयू जो पहले बड़ा भाई था, फिर हुआ कि नहीं अब जुड़वा भाई हो गया, अब आरोप लग रहा है कि अब वो सौतेला भाई हो गया। इस पर केसी त्यागी साहब आपका जवाब लूंगा। और साथ ही साथ एक और सवाल, प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान से हटने से किसको फायदा किसको नुकसान होगा? दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव के ऊपर। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं केसी त्यागी साहब। एक मुद्दा, जब सीटों का बंटवारा सामने आया था तो लोग कह रहे थे कि पहले जेडीयू बड़ा भाई की भूमिका में था, अब जुड़वा भाई की भूमिका में आ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे आरोप ये लग रहा है कि दोनों सौतेला भाई की भूमिका में आ गए। लक्ष्मण जी, आपके 3 सवाल हो गए और जो मेरे मित्र पैनलिस्ट हैं उनके भी कई सवाल हैं। सज्जन कुमार जी का भी है, दूसरे साथियों का भी है। एक तो आप कह चुके हैं, मैं रिपीट कर दूं, लगभग 32 सीटें पिछली बार हम एलजेपी के चुनाव लड़ने की वजह से हारे। 4 सीटें हम कुशवाहा जी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से हारे। और अगर ऐसा नहीं होता तो 80+ सीटें जो हैं जेडीयू की होती, जो इस बार हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, बिहार के बंटवारे के बाद तमाम शेड्यूल ट्राइब चला गया था झारखंड में, तो दलित मतदाताओं की संख्या, मेरे मित्र को अगर मुझे इनकरेक्ट समझे तो कह सकते हैं 14% कुछ के करीब है, जिसमें पासवान हैं, मांझी हैं, जाटव हैं और अति पिछड़े हैं। नीतीश कुमार ने जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया शुरू की थी तो उसमें छोड़ करके पासवान को, सभी को अति पिछड़ों में, महादलित में शामिल किया था। आई एम सॉरी। अब बिहार में जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसके 2 फिनोमिना है। एक के नायक हैं कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार, जो समाज के सभी वर्गों को एड्रेस करते हैं। जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला जिसको नीतीश कुमार आगे लेके जाते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। कर्पूरी ठाकुर ने महिलाओं का भी आरक्षण दिया था 78 में। कर्पूरी ठाकुर ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको भी आरक्षण दिया था। जबकि मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, ये मैं उस समय लालू जी के साथ था और ये लालू जी के खिलाफ थे। तो लालू जी ने जिस तरह का एग्रेसिव होकर के इस मूवमेंट को बिहार में चलाया था, उसमें बड़ा हिस्सा बिहार की सोसाइटी का उनसे नाराज और खिलाफ हो गया था। और उसमें ये हमारे कांग्रेस के मित्र भी थे और हम लोग भी थे। नीतीश कुमार के जॉर्ज फर्नांडिस के अलग होने की वजह से ये थी कि जो रूलिंग पार्टी में रहते हुए जिस एग्रेसिव तरीके से उन्होंने उसको लॉन्च किया, और नीतीश कुमार ने जब अपना फॉर्मूला शुरू किया तो उन्होंने स्वर्ण आयोग भी बनाया कि इन वर्गों में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी होना चाहिए। और फिर केंद्र की सरकार ने 10% का आरक्षण उनको भी दिया। समाज में आरक्षण को लेकर के कटुता का माहौल होकर के वर्ण संघर्ष का रूप ना ले। जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, तो मैं मानता हूं कि जब जिस लड़ाई का योद्धा हट जाता है तो फिर वहां फैसले जो हैं ठीक से नहीं हो पाते और आक्रामकता भी कम होती है। इसका फायदा भी एनडीए गठबंधन को होगा, क्योंकि इसके पास अच्छे संगठित कार्यकर्ता है आरजेडी के मुकाबले में। और हम छोटे भाई बड़े भाई का नहीं है, ये मीडिया ने पिछले 4-5 दिन से चलाया है। 2000 में, 2004 में, 2005 में क्या हम बीजेपी से ज्यादा संख्या थी हमारी? नहीं। पिछली बार तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। मेरे बीजेपी के मित्र को पता है, मीडिया में आ चुका था बिहार में कि नहीं मेरी संख्या कम है, जनता ने मुझको विश्वास नहीं दिया। और 2014 में जब नीतीश कुमार, हम लोग बीजेपी से अलग थे, चुनाव हार गए थे, अगले दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया कि मैं आभाहीन होकर के मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। तो नीतीश कुमार को थोड़ा अलग से भी पढ़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो बड़े भाई छोटे भाई का नहीं है, जो मेरे मित्र धनंजय जी ने भी कहा, जो सारे घटक दल के नेता कहते हैं। पिछली बार हम कम थे तो भी कमान जो है नीतीश कुमार जी के हाथ में रही। तो मैं इन तमाम अफवाहों को विराम देते हुए उन्हें जो धनंजय जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं।
हाँ। इसके पीछे दलील ये दी जाती है, केसी त्यागी साहब, संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा फिर बाकी मेहमानों पर जा रहा हूँ मैं, कि एक तो आपके सीटों की संख्या घटा दी गई है जो बंटवारा हुआ है, दूसरा चिराग पासवान की पार्टी को ही मान के चल रहे हैं जो आलोचक हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ की पार्टी है, और इधर से इन्होंने जैसे चुनाव लड़ने से मना कर दिया है प्रशांत किशोर ने। तो इन सब को जोड़ जाड़ कर लोग देख रहे हैं कि आगे चल के जेडीयू काफ़ी छोटी हो जाएगी, और नीतीश कुमार की तबीयत पे हमेशा से लोग शक कर रहे हैं कि वो शायद अगले 5 साल तक चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री ना रहें, तो अंततः भाजपा की सरकार। वैसे लक्ष्मण जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, उनका स्वास्थ्य लालू जी से, सोनिया जी से अच्छा है। वो भी अपनी अपनी पार्टी की कमान संभाले हुए, और मैं दोनों के लिए शुभेच्छा रखता हूं कि और भी अच्छा उनका रहे। तो इस तरह की कमेंट जो होते हैं उसको मानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं लालू जी के, सोनिया जी के साथ साथ अपने नेता के भी स्वास्थ्य की अच्छी कामना करता हूं। आपका धन्यवाद, मुझे कहीं जाना है, आई एम सॉरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज मिश्रा साहब, एक सवाल लेके आपके पास आऊंगा, जो ब्रेक पे जाने से पहले जो बातचीत कर रहे थे कार्तिकेय और सज्जन कुमार सिंह, कि जिस मुद्दे को लेके बिहार में चुनाव प्रचार की एक तरह से शुरुआत कांग्रेस के नेता ने की, राहुल गांधी ने किया, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा था। और सच पूछिए तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि दिवाली में वाली स्थिति होती है ना, कि घर में बच्चों को आप पहले पटाखा ला कर दे दीजिए तो सारे पटाखे पहले छोड़ लेता है, और दिवाली के दिन अगल बगल देखता रहता है कि कौन से पटाखे छोड़ो। तो अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं बन रहा है जो ग्राउंड पे जाके वो तहलका मचा सके। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि हमारे विश्लेषकों ने हमारी जो सबसे पहली यात्रा थी बेरोजगारी के खिलाफ, जिसमें हमारे सारे जो युवा नेता हैं बिहार के, उन लोगों ने हर जिले में जाकर बिहार के युवाओं के सामने ये कहा कि आप जब किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, आप वहां रोजगार पा लेते हैं और बहुत अच्छा करने की आप अपने अंदर कुव्वत रखते हैं, तो यहाँ की सरकार आपके लिए रोजगार के संसाधन और उपाय क्यों नहीं कर पा रही। इस पर हमें जो ट्रैक्शन मिला, हमने पटना में मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने एक मैदान के अंदर हम लोगों ने एक रोजगार मेला लगाया, जहां पर एक दिन के अंदर लगभग 19,000 बच्चों को हम लोगों ने वहां रोजगार दिया। यह पहली एक्सरसाइज थी। तो हमने जब शुरुआत की तो हमने रोजगार की बात से शुरुआत की, उसी को आगे महागठबंधन के साथियों ने बढ़ाकर। हाँ, नीरज मिश्रा, इसमें जो रोजगार की बात को जो आगे जब बढ़ाया, खास तौर से आरजेडी की तरफ से जब ये कहा गया कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो अब लोग इस पर यकीन कैसे करें? ये तो बड़ा ही अव्यवहारिक सा लगता है। धनंजय गिरी साहब, ये तो हालांकि अव्यवहारिक है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लुभाएंगी, बहुत आपके लिए चुनौती तो पैदा करेगी। लक्ष्मण जी, देखिए, जब तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं हर घर को नौकरी दूंगा, तो कायदे से हर घर के लोग सहम जाते हैं कि क्या मेरी भी जमीन, मकान, दुकान लिखवा लेगा क्या? आज से 3000 साल से ऊपर हो गया। बिहार में एक डकैत हुआ, उसका नाम हुआ करता था उंगली मार। सरकार के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक, समाज में उसका नाम अहिंसक हुआ करता था। ये सरकारी दस्तावेज है 3000 साल पहले। लेकिन उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के नाम पर उसने अपनी पारिवारिक आय जमा की, और नौकरी के नाम पर दूसरों की जमीन, मकान, घर द्वार, गहना गुड़िया, तमाम चीजें जो तेजस्वी जी के गर्दन में लटकी हुई है, वो सामाजिक न्याय के नाम पर लटकी हुई है, वो दुनिया को पता है। दूसरी बात, कुछ रोजगार की चर्चा हमारे काबिल मित्र कर रहे थे, तो एक अजीत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लेकर के आते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना था कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने के काम आते हैं। वैसे हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन किस हीन भावना से वो देखते हैं। और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाई बिहार के मेरा डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। तो इस तरह के लोगों को जब लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी, तो कांग्रेस जो देश के कभी कोने कोने में होती थी, आज खोजना पड़ रहा है कि किस कोने में मिलेगी। राहुल गांधी उसको कोलंबिया में खोज रहे हैं, चुनाव बिहार में चल रहा है, हार की वजह बाद में खोजेंगे, लेकिन बिहार है तैयार। फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग फिर से सरकार बनाने जाएंगे। दूसरी बात, लक्ष्मण जी, छोटी सी बात कह देता हूँ। लक्ष्मण जी, एक छोटी सी बात कह देता हूँ। अभी आप जिन राजनीतिक विश्लेषक हमारे भाई साहब संजीव कौशिक का नाम ले रहे थे, इनका नाम राजनीतिक विश्लेषक निकल लिख के आ रहा है। मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ। इन्होंने अपने विश्लेषण में सिर्फ नीतीश कुमार को केंद्र में रखा,
और इन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस और बाकी चीजों पर कुछ नहीं कहा। अर्थात राजनीतिक विश्लेषक लोग भी अब ये मान रहे हैं कि बाकी लोगों की बातें करना ही बेमानी है। नीतीश कुमार को फिर से सत्तारोहण की तैयारी। संजीव कौशिक जी, मैं तो सवाल लेके आना चाह रहा था, लेकिन सवाल आपके लिए पहले धनंजय गिरी साहब ने रख दिया है। आप म्यूट पे हैं शायद संजय। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 सालों से यदि जदयू की सरकार यदि बिहार में है तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। कांग्रेस कहां पे है, कांग्रेस से कौन से सवाल पूछे। महत्वपूर्ण यह है कि आपको बताना होगा भाई कि 20 सालों में तकरीबन जो 150 से ज्यादा जो फैक्ट्रियां होती थी बिहार में, आज 500 से नीचे कैसे सिमट गई। आज पलायन के लिए आपने ऐसा कौन सा कुछ ऐसा सगुफा या बेहतर काम किया जिसकी वजह से बिहार के बच्चे पलायन नहीं करें। आप उच्च शिक्षा के लिए आज भी बच्चे बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जा क्यों रहे हैं इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि हम बेहतर रोजगार देंगे, कहां से रोजगार देंगे उसके बारे में कोई प्लान नहीं है। भ्रष्टाचार की बात ये होती है कि जब एक हफ्ते में लगातार धड़ाम 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 फूल गिरने शुरू हो जाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। तो आप चूंकि सरकार में है, सत्ता में है, तो लोग सवाल आपसे पूछेंगे, विपक्षी पार्टियों से सवाल नहीं पूछेंगे। विश्लेषण आपका किया जाएगा, आपके कॉपी को जांचा जाएगा कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। विपक्षी पार्टियां तो वैसे ही हाशिए पे है, वो तो आपसे सवाल पूछ रही हैं, आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल आपके अंदर में पड़ा हुआ है। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सचमुच में किसी भी राजनीतिक, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक मंच से किसी ने कहा हो कि नहीं, जीतने के बाद में भी किसी भी कंडीशन में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आप ये कहने में गुरेज कर रहे हैं। इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे। सज्जन कुमार सिंह, आप तो बगैर माइक और कैमरा के जाते हैं लोगों के बीच में बिहार में और काफी दिनों से वहां पे हैं। क्या चल रहा है, जनता के मूड में क्या है ये सारा गहमा गहमी उठापटक खींचतान के बीच में? कि अपने पास्ट से प्राइम जो कहते हैं, बावजूद उसके 1 से 10 नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार अब ये बिहार का एक ट्रैप कहिए या ये कहिए कि जो विकल्प है, लोग चाहते तो हैं, लेकिन विकल्प का मतलब एक विश्वसनीय विकल्प होना चाहिए। उस दौर में बिहार की जो राजनीति रही है, जो 21वीं सदी में बिहार जो है जंगल राज के सारे मापदंडों के साथ प्रवेश करता है, और उसमें 2005 में नीतीश की और 2005 से 10 का जो समय है लोगों की स्मृति में सही में बिहार का अमृतकाल है। उसके बाद जो गति होनी चाहिए थी बदलाव की, वो हुई नहीं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी आप नीतीश का विकल्प तभी ढूंढ सकते हैं जब आपको दिखे। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखें तो नीतीश को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, विकल्प नहीं मिल रहा है। नीतीश कार्तिकेय बत्रा जी, कार्तिकेय बत्रा, कोई विकल्प नहीं दिख रहा लोगों के पास। इसको मैं बोलूंगा, अभी तक जो मेरी रीडिंग है, इट इज एन इलेक्शन ऑफ प्रेजर्वेशन नॉट एस्पिरेशन, कि जिसे कहते हैं कि एक कोई बहुत उत्साह नहीं है जमीन पर, जो जिसके पास बचा हुआ है उसे बचा के रखना चाहता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को दोनों पार्टियों से बहुत ज्यादा कुछ खास उम्मीद है। एक प्रशांत किशोर की तरफ आपने ट्रैक्शन इसीलिए देखा क्योंकि लोग चाह रहे थे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कहीं हमें नाराजगी व्यक्त करने का मौका मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना फ्रक्टिफाई होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी का आधार इसका असर दिखेगा क्या? प्रशांत किशोर के हटने का असर दिखेगा क्या? लक्ष्मण जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि क्योंकि नीतीश कुमार जी और एनडीए का आधार ज्यादा है और वो अभी तक प्रिजर्व्ड है, और महागठबंधन उसमें एक्सपेंशन नहीं कर पाया है इतनी जितनी उसको करनी चाहिए थी। और दूसरी बात कि ये जो पॉलिसीज आई हैं जो नीतीश कुमार की, हालांकि मैं वही मानता हूं कि ये इट इज एन इलेक्शन ऑफ प्रेजर्वेशन की, चलिए जो है वो जाना नहीं चाहिए, आगे क्या होगा उसको लेकर कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिखी जमीन पर। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता डिजर्व्स बेटर देन दिस, लेकिन शायद इस चुनाव में यही होगा। प्रशांत किशोर को जहां तक आपने कहा, मेरी रीडिंग थी प्रशांत किशोर जी के बारे में, जब मैं 7 दिन पहले गया था, प्रशांत किशोर जी जितना नेशनल मीडिया में उनको अटेंशन मिल रहा है उसके बेसिस पर उनका जो कैंपेन था वो कुछ ही सीटों पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली अगर मैं कहूं, नॉर्थ ऑफ गंगा वो बेहतर लड़ रहे थे चुनाव, दक्षिण ऑफ गंगा में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लड़ रहे थे। आप जैसे ही मुजफ्फरपुर सारण की ओर जाएंगे, दरभंगा की ओर जाएंगे, उनका झंडा बस्ता आपको दिख रहा था। जैसे ही आप पटना से नीचे जहानाबाद और आरा की तरफ जाएंगे,
आपको कुछ खास तामझाम नहीं दिख रहा था। हालांकि चीजें बदलती हैं, चुनाव डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन ये मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं जब वो नेशनल मीडिया में फ्रंट पे थे, जैसा लग रहा था। ठीक है, चूंकि समय यहाँ पे खत्म हो रहा कार्तिकेय जी, तो आपको बीच में ही रोकना पड़ेगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।